हेलो गाइस, इस वीडियो से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी जो कमेंट्स आती है, आप कमेंट्स में पूछते हो कि सर आप गुप्ता एंड गुप्ता के सारे सब्जेक्ट कवर करवाओगे, तो मैं आपको बता देता हूं कि गुप्ता एंड गुप्ता के सारे सब्जेक्ट में 1 बाय 1 आपको कवर करवाऊंगा। मेरे पास जो गुप्ता एंड गुप्ता बुक अवेलेबल है उसका 3rd एडिशन मेरे पास है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास जो अवेलेबल है वो 3rd एडिशन है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सारे मैं आपको 1 बाय 1 कवर करवाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के। क्वेश्चन नंबर 1 है, एसर्शन ए दिया गया है इसमें, द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। ठीक है, एसर्शन ए दिया गया है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो वाटर का जो यूज़ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, वाटर का जो कंजम्पशन होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और इसका रीजन दिया गया है, हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉसेस मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो रीजन दिया गया है वो ये बताया गया है कि जब प्रेशर ज़्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन में तो उसके कारण पानी का लॉस होता है और पानी का वेस्टेज होता है। अब हम देख लेते हैं जो कंजम्पशन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड और कंजम्पशंस ऑफ वाटर। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि पर कैपिटा डिमांड मतलब प्रति व्यक्ति कितनी डिमांड है पानी की, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या वाटर का कितना यूज़ होता है, कितना कंजम्पशंस होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला फैक्टर होता है साइज ऑफ सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, साइज ऑफ सिटी कैसे अफेक्ट करेगा वाटर के कंजम्पशंस को। साइज ऑफ सिटी यदि बड़ी होगी सिटी, ठीक है, यदि सिटी बड़ी होगी तो वहाँ पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर सीवर लाइन भी होगी, वहाँ पर सीवर लाइन होगी बड़ी सिटी में। तो वहाँ पर क्या होगा, बिग सिटी में सीवर लाइन को क्लीन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन स्मॉल सिटी में क्या होगा, वहाँ पर सीवर लाइन नहीं होगी। तो वहाँ पर सीवर लाइन नहीं होगी तो वहाँ पर पानी की आवश्यकता भी कम होगी। बिग सिटी में आपने देखा होगा, जो बड़ी सिटी होती है वहाँ पर रोड को भी साफ किया जाता, पानी की सहायता से रोड को भी क्लीन किया जाता है। तो बड़ी सिटी में पॉल्यूशन को कम करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटी। तो सिटी का साइज जितना ज़्यादा होगा पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ही अधिक होगी, या कंजम्पशन वाटर इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड फैक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। यदि किसी सिटी में इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट उतनी ही अधिक होगी। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड जो हमारा फैक्टर होगा वो क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इंडस्ट्रीज। किसी सिटी में इंडस्ट्री की संख्या ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अधिक होगी, तो वहाँ पर वाटर का कंजम्पशंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। थर्ड पॉइंट हमारा है क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि दो सिटी है, दो सिटी में किसी सिटी का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो सकता है कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है किसी अन्य सिटी के कंपेयर में। तो जिस सिटी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होगी, वहाँ पर कंजम्पशन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा है हैबिट्स ऑफ पीपल एंड देयर इकोनॉमिक स्टेटस। मतलब हैबिट्स ऑफ पीपल का मतलब होता है कि जिस भी सिटी में पानी को सप्लाई किया जाता है वहाँ के पीपल के, वहाँ के लोगों की हैबिट्स क्या है। ठीक है, कहीं की हैबिट, कोई पीपल्स ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट्स होती है दोनों टाइम नहाने की, तो वहाँ पर पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिपेंड करता है कि हैबिट्स ऑफ पीपल क्या है। यदि ज़्यादा पानी सप्लाई करते हैं तो वहाँ के उस सिटी के पीपल की, वहाँ की आदत हो जाती है, उनकी हैबिट हो जाती है ज़्यादा पानी यूज़ करना, तो वहाँ पर क्या होगा, पानी की कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। और उनकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब होता है कि जो पुअर क्लास है, ठीक है, मिडिल क्लास है और हायर क्लास है, हायर क्लास के लिए पानी का कंजम्पशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पुअर क्लास के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। फिफ्थ पॉइंट है क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर जितनी अच्छी होगी उतना ही पानी का यूज़ ज़्यादा होगा। यदि आप किसी सिटी में सप्लाई करते हो वाटर और उसकी क्वालिटी मेंटेन करते हो, यदि पानी क्वालिटी वाला सप्लाई करते हो तो उसका कंजम्पशंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फोर्थ, प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि पानी को हम सोर्स से लेते हैं। मैं आपको सिस्टम समझा देता हूँ, पानी को किस तरीके से सप्लाई किया जाता है। हम पहले सोर्स से पानी को लेते हैं, सोर्स से पानी को लेंगे और उसको कहाँ तक पहुँचाते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट तक। ट्रीटमेंट प्लांट पर उस वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद उस पानी को सप्लाई किया जाता है ओवरहेड टैंक। आपने देखे होंगे सिटी में बने हुए रहते हैं ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक में सप्लाई करने के बाद
उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी सिटी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओवरहेड टैंक से जब उसको सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो हमारा जो प्रेशर होगा, उस समय जो पाइप में प्रेशर मेंटेन किया जाता है उस प्रेशर को हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कहा जाता है। तो हमारा 6th पॉइंट है प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ओवरहेड टैंक बने हुए हैं उस ओवरहेड टैंक से जब सिटी में हम पानी सप्लाई करते हैं और उस पाइप में प्रेशर ज़्यादा होगा, यदि पाइप में प्रेशर ज़्यादा होगा तो पानी का लॉस भी होगा, पानी का वेस्टेज भी होगा, क्योंकि लीकेज भी ज़्यादा हो जाएंगे यदि प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर बढ़ने के कारण पाइप्स में लीकेज हो जाते हैं, जिससे पानी का वेस्टेज भी होता है और पानी का लॉस भी होता है। तो प्रेशर जितना ज़्यादा होगा पानी का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा, या हम कह सकते हैं कि पानी की जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन ऑफ वाटर, वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, एफिशिएंसी ऑफ वाटर वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होगा फ्रेंड्स कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी एफिशिएंसी क्या है। यदि किसी पाइपलाइन में लीकेज हो जाता है तो कितनी जल्दी वो उसको ठीक कर लेता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। या कोई लीगल कनेक्शन, इलीगल कनेक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई इलीगल कनेक्शन है, मतलब गलत तरीके से किसी ने कनेक्शन ले लिया अपने घर में, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ का, वो कितनी जल्दी से उस कनेक्शन को कैंसिल कर सकता है या कितनी जल्दी उसको सुधार सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसको क्या कहेंगे, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी कितनी है। यदि एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो वाटर का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वहाँ पर पानी कम खपत होगी, पानी की खपत क्या होगी, कम हो जाएगी। हमारा सेकेंड लास्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ऑफ वाटर का मतलब होता है जो पानी आपने सप्लाई किया है, यदि उसकी कॉस्ट ज़्यादा रखोगे आप तो वहाँ पर पानी का यूज़ क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन है, जो हमारा पॉइंट है 8th पॉइंट, कॉस्ट ऑफ वाटर, इसमें आप देख सकते हो यदि कॉस्ट ज़्यादा होगी तो पानी का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा चार्जिंग मेथड, मतलब जो आपने पानी सप्लाई किया है सिटी में उसकी चार्जिंग की मेथड क्या है, आप किस प्रकार से चार्ज करते हो। हम 2 प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। एक तो हमने क्या किया कि सभी घर में हमने मीटर लगा दिए, जिस तरीके से बिजली के लिए मीटर लगाए जाते हैं, ठीक है, जिस तरह बिजली के लिए मीटर लगाए जाते हैं उसी तरह आपने पानी के लिए भी मीटर लगा दिए। एक मेथड तो हमारी ये हो जाती है। और एक आप ये कर सकते हो कि वहाँ पर मंथली आपने फिक्स कर दिया कि मंथली आपको 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ लेना है पर होम, ठीक है, या पर कनेक्शन, जो कनेक्शन आपने दिया है प्रति कनेक्शन आपको मंथली आपने फिक्स किया कर दिया कि एक महीने में मुझे 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 प्रकार से आप चार्जिंग कर सकते हो। यदि मीटर सिस्टम होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर का कंजम्पशन कम होगा एज कम्पेयर टू फिक्स्ड मंथली रेट। तो हमने ये फैक्टर्स देख लिए। अब हमारा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एसर्शन दिया गया है द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो एसर्शन है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर ज़्यादा होगा तो उसका वाटर का कंजम्पशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इसका जो रीजन दिया गया है क्यों बढ़ेगा कंजम्पशन वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉसेस मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स इसका रीजन भी सही है और एसर्शन भी सही है। और जो एसर्शन है, ठीक है फ्रेंड्स, जो रीजन है वो एसर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। अब हमारा कोडिंग के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। कोडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आंसर ए है बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब जो आर है, जो रीजन है, वो ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट क्वेश्चन में सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसमें दिया गया फर्स्ट फैक्टर है क्लाइमेटिक कंडीशन, तो हमने देखा था क्लाइमेटिक कंडीशन भी उसको अफेक्ट करेगा। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ वाटर, ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है पर कैपिटा कंजम्पशन को। और लास्ट इसमें दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। तो फ्रेंड्स इसमें तीनों फैक्टर अफेक्ट करेंगे पर कैपिटा डिमांड को या पर कैपिटा कंजम्पशन को। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, लास्ट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेस अ डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। आपको पूछा गया है कि किसके कारण वाटर का जो यूज़ होता है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, या वाटर का जो कंजम्पशन होगा पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जो पानी का यूज़ होता है वो किसके कारण कम होगा।
फर्स्ट इसमें दिया गया है यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम, यदि आप मीटर सिस्टम यूज़ करो या गुड क्वालिटी का वाटर सप्लाई करोगे या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, इसका मतलब इकोनॉमिक क्लासेस, यदि एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इस वहाँ पर हायर क्लासेस के लोग रहते हैं, या लास्ट ऑप्शन दिया गया है हॉटर क्लाइमेट। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा इसमें हमने लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसमें कौन सा होगा आंसर इसका करेक्ट, यूज़ ऑफ मीटरिंग सिस्टम। यदि हम कहीं पर मीटर सिस्टम यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर पानी जो सप्लाई करते हैं वो कम यूज़ होगा, वहाँ पर कंजम्पशन क्या होगा, पर कैपिटा डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजली टेकन एज। आपको पूछा गया है कि जो आवरली वेरिएशन फैक्टर होता है वो हम कितना लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं वेरिएशन क्या होता है, कितने प्रकार का वेरिएशन होता है। वेरिएशन 3 प्रकार से हो सकता है, पहला है सीजनल वेरिएशन, सेकेंड डेली वेरिएशन और लास्ट दिया गया है इसमें आवरली वेरिएशन। हम देखते हैं सीजनल जो वेरिएशन उसका मतलब क्या होगा, द डिमांड पीक्स ड्यूरिंग समर, फायर ब्रेक आउट्स आर जनरली मोर इन समर, इंक्रीजिंग डिमांड, सो देयर इज सीजनल वेरिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, सीजनल वेरिएशन का मतलब होगा कि समर में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, वहाँ पर डिमांड पीक हो जाती है, क्योंकि समर में फायर ब्रेक मतलब आग भी लगती है और फायर को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता लगती है, इसके कारण वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, कब, समर में। ठीक है फ्रेंड्स, और विंटर में क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो सीजनल वेरिएशन है, मतलब सीजन टू सीजन पानी का वेरिएशन हो रहा है, पानी की जो डिमांड है वो सीजन टू सीजन वेरी कर रही है। समर में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, किसके कंपेयर में, विंटर के कंपेयर में। नेक्स्ट हम देखते हैं डेली वेरिएशन। डेली वेरिएशन का मतलब क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, डेली वेरिएशन का मतलब होगा डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी, पीपल ड्रॉ आउट मोर वाटर ऑन संडेज एंड फेस्टिवल डेज, दस इंक्रीजिंग डिमांड ऑन दिस डेज। डेली वेरिएशन का मतलब होगा कि कौन से दिन पानी की खपत ज़्यादा होती है और कौन से दिन पानी की खपत कम होगी। तो संडे के दिन या कोई फेस्टिवल होगा उस दिन क्या होता है कि मैक्सिमम जो होते हैं वो हमारे जो होते हैं मैक्सिमम वो क्या होते हैं, घर पे ही होंगे फेस्टिवल या संडे के दिन, तो उस दिन पानी का यूज़ भी ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेली वेरिएशन हो जाएगा। आवरली वेरिएशन का मतलब होता है कि किसी एक दिन पर्टिकुलर किसी एक दिन की बात करते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून या नाइट में अलग अलग पानी यूज़ होता है, अलग अलग आवर में अलग अलग पानी यूज़ होगा। इसमें देख लेते हैं हम आवरली वेरिएशन में, आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे हैव अ वाइड रेंज ड्यूरिंग एक्टिविटी हाउस होल्ड वर्किंग आवर्स डेट इज फ्रॉम 6 to 10 इन मॉर्निंग एंड 4 to 8 इन इवनिंग, द बल्क ऑफ डेली रिक्वायरमेंट इज टेकन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग में 6 से 10, ठीक है 6 AM से 10 AM, और इवनिंग की बात करते हैं, इवनिंग में 8 से 8 PM से, ठीक है फ्रेंड्स 4 PM से 8 PM तक, 4 से 8 PM इस टाइम पे जो पानी यूज़ होता है किसी भी दिन, मॉर्निंग में 6 से 10 बजे तक और इवनिंग में 4 से 8 बजे तक पानी का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उसको हम कहेंगे डेली वेरिएशन। अब हम इसमें देख लेते हैं डेली वेरिएशन जो फैक्टर होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, उसको हम कहेंगे पीक डिमांड, पीक डिमांड भी कहा जाता है। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, किसी भी मैक्सिमम दिन, ठीक है 365 दिन में, ठीक है लीप ईयर की बात करते हैं जिसमें 365 दिन, लीप ईयर की बात नहीं करते हम, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें 365 दिन होंगे जो लीप ईयर नहीं होगा, तो 365 दिन में जिस भी दिन ज़्यादा पानी यूज़ हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम कहेंगे मैक्सिमम डे। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मैक्सिमम डे। हमने एक साल में जिस भी दिन ज़्यादा पानी का खपत हुआ है, ज़्यादा पानी का यूज़ हुआ है, वो हमारा कहलाएगा मैक्सिमम डे। और उस मैक्सिमम डे में जिस भी दिन जिस भी घंटे ज़्यादा पानी यूज़ हुआ है वो कहलाएगा मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। मतलब किसी भी मैक्सिमम दिन में मैक्सिमम आवर में जो पानी की डिमांड होगी वो हमारी कहलाएगी मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, डेट इज पीक डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, और वो फैक्टर होता है 1.5 इंटू एवरेज आवरली डिमांड। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ये फैक्टर आपको याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए करेक्ट होगा, 1.5 होगा आवरली वेरिएशन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ सिटी इज
100 मतलब 1,00,000 मीटर क्यूब दिया गया है, द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आवरली डिमांड विल बी। आपको इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑफ पीक आवरली डिमांड क्या होगा यदि एवरेज डेली कंजम्पशन आपको दिया गया है, ठीक है, 1,00,000 मीटर क्यूब दिया गया है। तो हमें फॉर्मूला पता है, यहाँ पर फॉर्मूला हमने देख लिया था लास्ट में, फॉर्मूला तो हम देख लेते, डिस्कस करते इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे डेट इज पीक डिमांड, ठीक है, और वो क्या होता है 1.5 एवरेज आवरली डिमांड, एवरेज आवरली डिमांड। और जो एवरेज आवरली डिमांड होता है वो किसके बराबर होगा 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। और हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एवरेज डेली कंजम्पशंस या एवरेज डेली डिमांड कितनी है 1,00,000 मीटर क्यूब, 1,00,000 मीटर क्यूब पानी की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं 1.5 इंटू 1.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.7 हो जाएगा वो। और एवरेज डेली डिमांड हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम देख लेते हैं, हमारा आंसर डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा 2,70,000 मीटर क्यूब पानी यूज होगा या मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑन पीक आवरली डिमांड, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा 2,70,000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको समझा चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब पानी हम ओवरहेड टैंक से, ठीक है फ्रेंड्स, ओवरहेड टैंक से जब सिटी में सप्लाई करते हैं तो जो पाइपलाइंस होगी वो हमारी कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम कौन सा फैक्टर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे, वो हम फैक्टर वहाँ पर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे। यदि हमें डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स को डिज़ाइन करना है, यदि ओवरहेड टैंक से पानी को सप्लाई करना है सिटी में और जो पाइप है उसकी डिज़ाइन करना है, तो उसकी डिज़ाइन हम किसको लेकर करेंगे, मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे, ये कितना पानी यूज़ होता है उस पानी को लेके उसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे और डिज़ाइन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स की। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एज कंपेयर्ड टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स। ऑप्शन ए है लेजर वैल्यू, ऑप्शन बी हायर वैल्यू, सी है सेम वैल्यू या डी है एक्यूरेट वैल्यू। तो हम देखते हैं दोनों मेथड क्या होती है, तो इसमें हम देख लेते हैं जियोमेट्रिकल मेथड और अर्थमेटिकल मेथड, इन दोनों के फॉर्मूले हम देखते हैं। अर्थमेटिकल मेथड का फॉर्मूला होता है Pn = P0 + n x बार, ठीक है फ्रेंड्स, ये किसका फॉर्मूला है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, जहां पर Pn का मतलब क्या होगा, Pn का मतलब होता है पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। n डिकेड्स या डिकेड्स को हम हिंदी में क्या कहेंगे, दशक। एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, या इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में दशक कहेंगे। Pn का मतलब होता है कि पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स, और P0 का मतलब होता है प्रेजेंट एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। इसका मतलब होगा प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन है और आपको फ्यूचर में फोरकास्ट करना है, पॉपुलेशन की भविष्यवाणी करना है कि आफ्टर n डिकेड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर n डिकेड्स से हम कह सकते हैं कि 30 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा Pn। यदि आपको पूछा जाता है कि 30 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो वहाँ पर n हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 30 साल का मतलब हो जाएगा 3 दशक, 3 डिकेड, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में 3 हो जाएगी। n का मतलब नंबर ऑफ डिकेड्स है और x बार का मतलब होता है एवरेज ऑफ अर्थमेटिक इंक्रीज, ठीक है फ्रेंड्स, x बार का मतलब होगा एवरेज ऑफ अर्थमेटिक इंक्रीज होगा। सेकेंड फॉर्मूला हम देख लेते हैं जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। इसमें आप देखोगे तो P0 मल्टीप्लाई में है इसके, और यहाँ पर जो r बार दिया गया उसका मतलब होता है एवरेज ऑफ जियोमेट्रिकल इंक्रीज। हम ये पर एक भी क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, उसमें हम समझ लेंगे क्या होता है x बार और r बार, ठीक है। इसकी मीनिंग्स अभी देख लो क्या होती है, आप ये समझ लो, हम इसको जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको अच्छे से समझ लेंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले को यदि आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर P0 है वो प्लस में है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इस क्वेश्चन में इस जो फॉर्मूले में P0 है वो प्लस में दिया गया है और इसमें मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम
ठीक है फ्रेंड्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्लस करने में। या यदि आप किसी एक न्यूमेरिकल को करोगे दोनों फॉर्मूले से, तब आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू कम आती है और किसकी ज़्यादा आएगी। और यहाँ फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमें वैल्यू ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू जब प्लस करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से जो हमें पॉपुलेशन मिलेगी वो कम मिलेगी किसके कंपेयर में, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से। अब हम क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन हमारा क्या है, एज कंपेयर टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, ठीक है। अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स, अर्थमेटिकल हमें क्या देगी, लेसर वैल्यू देगी, हमें जो वैल्यू देगी वो क्या देगी, कम देगी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए करेक्ट होगा, लेसर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 8, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 3 consecutive years आर 5,000, 7,000 एंड 8,400 रिस्पेक्टिवली। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें दिया गया है कि 3 consecutive ईयर्स हैं, उसमें पॉपुलेशन दी गई है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द 4th consecutive ईयर्स अकॉर्डिंग टू जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। आपको निकालना है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से। तो फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। इसका फॉर्मूला क्या होता है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 + r/100 इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है आपको नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ईयर में निकालना है। इसका मतलब एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिकेड कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। नंबर ऑफ डिकेड कितने होंगे, 1 होंगे। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, 1 हो जाएगी। और प्रेजेंट की पॉपुलेशन कितनी होगी, आपको 3 ईयर की पॉपुलेशन दी गई है। ठीक है, 3 डिकेड की पॉपुलेशन दी गई है। पहले डिकेड की 5,000 थी, सेकंड की 7,000 है और थर्ड डिकेड की कितनी है, 8,400। मतलब वर्तमान की कितनी हो गई हमारी, प्रेजेंट की कितनी होगी, 8,400 होगी। तो हमारा पी नॉट कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो पी नॉट दिया गया वो कितना होगा, 8,400 होगा। अब आपको आर निकालना है, आर या आर बार भी कह सकते हो इसको। आर हम कैसे निकालते हो वो यहाँ पर देख सकते हो आप। यहाँ पर मैंने बताया आपको 5,000 और 7,000 है, उसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब 7,000 को माइनस करेंगे 5,000 से तो कितना होगा, 2,000। और उसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 5,000 थी, वो बढ़ के कितनी हो गई, 7,000 हो गई। ठीक है, तो पॉपुलेशन कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100। तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40% हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7,000 और 8,400 का 1,400 डिफरेंस होगा। और इनिशियल कितनी थी पॉपुलेशन, 7,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20%। और यहाँ पर आर बार का मतलब होता है जियोमेट्रिकल एवरेज इंक्रीज रेट, वो कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू रख देंगे 30% और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो पी एन कितना हो जाएगा, 10,920। मतलब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव ईयर में, 10,920 हो जाएगी। ये हमारा जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से हमने क्वेश्चन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर अ यंग एंड रैपिडली इंक्रीज सिटी इज। आपको इसमें 4 मेथड के नाम दिए गए हैं जिससे हम पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करते हैं, पॉपुलेशन की भविष्यवाणी करते हैं कि नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट डिकेड में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो यदि आपको किसी यंग सिटी में, कोई नई सिटी है और वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो रैपिडली इंक्रीज सिटी है, मतलब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और वहाँ पर जो जनसंख्या वो जल्दी से बढ़ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और यंग सिटी है, तो वहाँ पर हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम देख लेते हैं, चारों मेथड को समझ लेते हैं। ठीक है, इसको ब्रीफली हम समझ लेते हैं ब्रीफ में। पहली मेथड जो दी गई है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, उसका यूज़ कब करते हैं हम, उसका यूज़ करेंगे हम ओल्ड सिटी के लिए या जो लार्ज सिटी है और जो एस्टेब्लाइज्ड सिटी है, मतलब वहाँ पर अब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है और वहाँ पर सभी सेटल हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का यूज़ करेंगे। सेकंड हमारी ये जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, जो यंग सिटी होती है, जो रेपिडली ग्रोन सिटी है या जहाँ पर अल्टीमेट स्कोप है एक्सपांसन का, मतलब वहाँ पर बिल्डिंग भी बना सकते हैं, एक्सपांसन भी आसानी से हो सकता है उस सिटी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस पर हम
पॉपुलेशन यदि कैलकुलेट करना है उस सिटी का तो किसका यूज़ करते हैं हम, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का, जहाँ पर कि एक्सपांसन का स्कोप है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का यूज़ करते हैं। थर्ड हम देख लेते हैं सी, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ये जो मेथड होती है ये दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, ए और बी, इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारी ये मेथड होती है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और यहाँ पर ग्राफिकल मेथड आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। ग्राफिकल मेथड जो होती है फ्रेंड्स वो एक अप्रोक्सीमेट मेथड होती है, वहाँ से हमें रिजल्ट जो मिलते हैं वो अप्रोक्सीमेट मिलते हैं, एक्यूरेट नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि जो यंग और रैपिडली इंक्रीजिंग सिटी है वहाँ पर किस मेथड का यूज़ करेंगे, तो फ्रेंड्स उसमें हम किस मेथड का यूज़ करेंगे, जियोमेट्रिकल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल इन अ वेल ड्यू टू पंपिंग विल बी मैक्सिमम। आपको पूछा गया है कि किसी वेल में, ठीक है फ्रेंड्स, किसी वेल में आपको वाटर टेबल डिप्रेशन कब होगी मैक्सिमम। जैसे ये वेल है और उसमें वाटर इतना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाटर लेवल कम कब हो जाएगी। ऑप्शन ए दिया गया है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वेल। आप यदि पंपिंग करोगे इस वेल से आर डिस्टेंस पे, पहला ऑप्शन है आपका। सेकंड दिया गया है क्लोज टू वेल, मतलब वेल के क्लोज में ही कहीं पर आप पंपिंग करोगे। और थर्ड ऑप्शन आपका है एट डिस्टेंस r/2 या r/2 डिस्टेंस पे आप पंपिंग करोगे या नन ऑफ एबव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये वेल है, इसमें वाटर टेबल ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वाटर टेबल का डिप्रेशन, ये वाटर टेबल कम कब होगी, जब पंपिंग आप कहाँ पर करोगे, क्लोज टू वेल, उस कुएं के आसपास कहीं पर पंपिंग करोगे तो इस वाटर टेबल का डिप्रेशन जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू आप आर डिस्टेंस पे करोगे। यदि आर डिस्टेंस पे यहाँ पर पंपिंग करोगे तो इस वाटर टेबल का डिप्रेशन धीरे धीरे होगा। और यदि आप इस वेल के आसपास ही यदि इसके क्लोज में यदि आप करोगे पंपिंग तो जल्दी से उसका डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, वो जल्दी से वाटर टेबल क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, वहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, वाटर टेबल कम हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि उस कुएं का जो पानी है वो कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट होगा, क्लोज टू द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th, द डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्सेज आर कॉल्ड। जो सोर्स होते हैं, सोर्स दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। सोर्स कौन कौन से होते हैं, एक सरफेस सोर्स होता है, सरफेस सोर्स में एग्जांपल आप ले सकते हो। जो पानी के सोर्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सरफेस सोर्स होता है, सरफेस का मतलब होगा इसका एग्जांपल हो जाएगा रिवर, इसका एग्जांपल होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल रिवर आप कह सकते हो। जो लेक है वो भी इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रिवर, लेक या स्ट्रीम भी हम कह सकते हैं, इसका एग्जांपल होगा। जो सरफेस पे जो पानी मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस सोर्स। और एक होता है सब सरफेस या ग्राउंड वाटर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्राउंड वाटर, जो हमें ग्राउंड के नीचे मिलता है। जैसे वेल हमारा क्या होगा, ग्राउंड वाटर हो जाएगा, ट्यूबवेल भी क्या होगा, ग्राउंड वाटर होगा। तो इसमें आपको पूछा गया है द डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सरफेस आर कॉल्ड, सरफेस आर कॉल्ड। सरफेस से जो हम वाटर निकालेंगे और वहाँ पर जो डिवाइस को इंस्टॉल करते हैं उसका नाम क्या होगा, एक्वीफर्स कहेंगे या एक्विक्लूट कहेंगे, फिल्टर्स या इनटेक, इन चार में से उसका नाम क्या होगा। तो हम इनको डिस्कस कर लेते क्या होते हैं ये एक्वीफर्स, क्या होता है। एक्वीफर्स का मतलब होता है, एक्वीफर्स आर परमेबल फॉर्मेशन हैविंग स्ट्रक्चर्स विच आर एप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर टू मूव थ्रू देम अंडर ऑर्डिनरी फील्ड कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, एक्वीफर का मतलब होता है कि इसका इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। एक ये परमेबल होता है, परमेबल का मतलब होता है कि उससे पानी पास हो जाता है। पानी पास होने का मतलब आप एग्जांपल समझ सकते हो कि यदि सैंड या ग्रेवल की लेयर बनी हुई है तो वहाँ से पानी क्या होगा, पास हो जाएगा, पानी उससे फ्लो हो जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्वीफर कहलाता है, जिससे कि पानी पास हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, Thus these are the geological formation in which ground water occurs, जहाँ पर कि ग्राउंड वाटर मिलता है और हम उस ग्राउंड वाटर को सरफेस पर ला सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्वीफर कहलाएगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, डेट इज क्या होगा, सैंड्स और ग्रेवल। ठीक है फ्रेंड्स, सैंड और ग्रेवल में पानी अवेलेबल होता है, वो परमेबल भी होगा, मतलब पानी उससे फ्लो हो जाता है और उससे हम पानी सरफेस पर ला भी सकते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, एक्वीफर कहलाएगा। सेकंड हम देखते हैं एक्विक्लूट्स। एक्विक्लूट्स का मतलब होता है ये इम्परमेबल होता है, मतलब इससे पानी फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, विच कंटेन्स वाटर, मतलब वाटर तो उसमें होगा लेकिन वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो क्ले। ठीक है,
क्ले में पानी होता है, लेकिन यदि आप पानी लेना चाहोगे क्ले से पंपिंग के द्वारा, उसमें पाइप डाल के मोटर की सहायता से या पंप की सहायता से यदि पानी लेना चाहते हो, कहाँ से, जो कि क्ले सरफेस है या क्ले फॉर्मेशन है, जहाँ पर क्ले फॉर्मेशन है वहाँ से आप पानी ले नहीं पाओगे। वो कौन सी सरफेस होगी, इम्परमेबल होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, एक्वीक्लूड्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों हमारे एग्जाम्पल नहीं होंगे। जो डिवाइस यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, इस जो क्वेश्चन में पूछा गया है, डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स, तो ये दोनों हमारे नहीं होंगे, एक्वीफर्स और एक्वीक्लूड्स दोनों नहीं होंगे। इनटेक देख लेते हैं, इनटेक का मतलब क्या होता है। इनटेक स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड फॉर कलेक्टिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस सोर्स सच एस रिवर, लेक एंड रिजर्वायर, ठीक है, एंड कन्वेइंग इट फॉर्दर टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब जो सरफेस सोर्स होते हैं जैसे रिवर, लेक या रिजर्वायर, इनसे यदि पानी लेना हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक इंटेक बना देते हैं, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसी के पास में बना देते हैं। यदि रिवर से आपको पानी लेना है तो रिवर के पास में हम बना देंगे एक इंटेक, और वहाँ पर इस तरीके से स्क्रीन लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्रीन लगा देंगे और इस साइड आपकी रिवर होगी, तो रिवर से पानी जाएगा, तो जो फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, वो इस स्क्रीन से क्या होंगे, पास नहीं हो पाएंगे, और यहाँ पर पानी इंटेक में पानी अच्छा आएगा, और इस पानी को हम कहाँ सप्लाई कर देते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट पे सप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटेक कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में, डिवाइस विच आर इंस्टॉल्ड फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द सोर्स आर कॉल्ड, यहाँ सोर्स की जगह आना चाहिए था, वैसे करेक्ट यदि क्वेश्चन होता तो सरफेस सोर्स होना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, सरफेस सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को यदि करेक्ट करोगे तो क्या होगा, वो सरफेस सोर्स होगा, लेकिन ये गुप्ता एंड गुप्ता में इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी इसका करेक्ट होगा, इंटेक हम बनाएंगे यदि सोर्स से हमें वाटर लेना है तो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी, स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। आपको इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है, तो हम तीनों की डेफिनेशन देख लेते क्या होती है। पोरोसिटी का मतलब होता है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आर पोरस इन द मटेरियल टू इट्स टोटल वॉल्यूम, मतलब जो वॉइड्स होंगे किसी भी मटेरियल में, उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय उस मटेरियल का टोटल वॉल्यूम, वो क्या कहलाएगा, पोरोसिटी कहलाएगा। और स्पेसिफिक यील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर स्टोरेज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ एक्वीफर पर यूनिट डिक्लाइन इन वाटर टेबल इज नोन एज स्पेसिफिक यील्ड होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और स्पेसिफिक रिटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट अ गिवन बॉडी आर रॉक आर सॉइल विल होल्ड अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना पानी पुल करके रखती है, ठीक है, कितना पानी स्टोर करके रखेगी, वो हो जाएगी स्पेसिफिक रिटेंशन हो जाएगी। या हम दोनों को यदि कंपेयर करते हैं स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्पेसिफिक यील्ड टेल्स हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज। स्पेसिफिक यील्ड का मतलब होता है कि कितना पानी अवेलेबल है यूज़ के लिए, हमारे यूज़ करने के लिए कितना पानी अवेलेबल है, वो कहलाएगी स्पेसिफिक यील्ड कहलाती है। और स्पेसिफिक रिटेंशन कहलाती है कि हाउ मच वाटर रिमेन्स इन द रॉक्स आफ्टर इट इज ड्रेन बाय ग्रेविटी, यदि किसी रॉक में ग्रेविटी के कारण जितना भी पानी ड्रेन हो गया है उसके बाद में कितना पानी बचा है, वो कहलाएगा स्पेसिफिक रिटेंशन, मतलब कितना पानी स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रेविटी के द्वारा पानी का फ्लो होने के बाद, ड्रेन होने के बाद, ग्रेविटी के द्वारा ड्रेन होने के बाद जितना पानी रिमेन्स होता है, जितना पानी बचा हुआ होता है, वो कहलाता है स्पेसिफिक रिटेंशन कहलाएगा। और इन दोनों में जो रिलेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, रिलेशन होगा पोरोसिटी। पोरोसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, जो होगा वो आपका हो जाएगा पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। इसमें जो पोरोसिटी है उसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और वॉइड में क्या क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर होगी, ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो इसमें आप देख सकते हो स्पेसिफिक यील्ड आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, और इसी प्रकार से स्पेसिफिक रिटेंशन भी आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम और कितना वाटर उसमें अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का फॉर्मूला क्या होगा, पोरोसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
द टाइप ऑफ वाल्व विच इज़ प्रोवाइडेड ऑन द सक्शन पाइप इन द ट्यूब वेल। ठीक है फ्रेंड्स, जो ट्यूब वेल में सक्शन पाइप होता है उसमें हम किस प्रकार का वाल्व यूज़ करते हैं, तो उसमें हम जो वाल्व यूज़ करते हैं वो नॉन रिटर्निंग वाल्व यूज़ करते हैं। उसमें कौन सा वाल्व यूज़ करते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व यूज़ करते हैं, जिससे कि पानी रिटर्न ना हो सके, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ पर आपने जो वॉल लगा दिया, ये पानी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, बैक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होगा। यदि बैक डायरेक्शन में पानी आएगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, जिससे कि पानी फ्लो नहीं हो पाएगा। वो हमारा कहलाता है नॉन रिटर्निंग वाल्व कहलाएगा। और वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ट्यूब वेल में यूज़ करेंगे और जहाँ पर कि सक्शन पाइप होता है। अब हम देख लेते हैं नॉन रिटर्निंग वाल्व का और क्या नाम होता है, और इन सभी वाल्व को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट हमारा दिया गया फर्स्ट ऑप्शन में एयर रिलीज वाल्व या एयर रिलीफ वाल्व भी कहा जाता है। उसका फंक्शन होता है कि पाइप में जो एक्स्ट्रा एयर आ जाती है उसको रिलीज करने का काम होता है। सेकंड हमारा है चेक वाल्व, क्लेक वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, रिटेंशन वाल्व या वन वे वाल्व। इतने नाम होते हैं इनके। इन सभी को हम क्या कहेंगे, इन सभी का यूज़ क्या होता है, इज़ अ वाल्व दैट नॉर्मली अलाउस फ्लूइड टू फ्लो थ्रू इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन। मतलब जो फ्लूइड होता है, जो पाइप में फ्लूइड होगा, जनरली इस केस में हमारा वाटर होगा, तो वाटर जो फ्लो होता है उसको यदि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना है तो वहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो किसका यूज़ करेंगे, चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, सारे नाम आप देख सकते हो यहाँ पर। थर्ड हम देखते हैं प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका हम सेफ्टी पर्पज से यूज़ करते हैं या प्रेशर को लिमिट करने के, उसकी लिमिट या उसको कंट्रोल करने के लिए। यदि हमें प्रेशर को कंट्रोल करना है किसी भी पाइप में, हमें उसकी एक लिमिट डिसाइड करना है कि इससे ज़्यादा प्रेशर उस पाइप में ना हो पाए, तो हम वहाँ पर एक क्या लगा देते हैं, प्रेशर रिलीफ वाल्व लगा देते हैं। यदि उससे ज़्यादा प्रेशर होता है तो इस वाल्व की सहायता से वो प्रेशर क्या हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, ठीक है, रिलीज हो जाएगा। और लास्ट आपको दिया गया है गेट वाल्व, या उसी को क्या कहा जाएगा, स्लूस वाल्व। इसका यूज़ क्या होता है, जो लीनियर मोशन वाल्व होता है ये, और इसका यूज़ होता है जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड, ठीक है, पाइप में जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसको स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्यूबवेल में हम किस प्रकार का किस प्रकार का वाल्व यूज़ करेंगे, रिफ्लक्स वाल्व उसमें यूज़ करेंगे। रिफ्लक्स कह सकते हो या नॉन रिटर्निंग वाल्व भी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ अ ट्यूबवेल इज अबाउट। ट्यूबवेल से मैक्सिमम डिस्चार्ज हम कितना ले सकते हैं, तो ट्यूबवेल से हम 1 सेकेंड में मैक्सिमम डिस्चार्ज हम 50 लीटर ले सकते हैं। किसी भी ट्यूबवेल से मैक्सिमम डिस्चार्ज हम 1 सेकेंड में कितना ले सकते हैं, 50 लीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बी करेक्ट होगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एज कंपेयर टू शैलो वेल्स डीप वेल हैव। तो इसमें दिया गया ऑप्शन ए मोर डेप्थ, लेस डेप्थ, ऑप्शन सी है मोर डिस्चार्ज या लेस डिस्चार्ज। तो यदि क्वेश्चन को आप पहली बार पढ़ोगे तो आप इसका आंसर लगा दोगे कि जो डीप वेल होता है उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। डीप वेल का मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वेल बने हुए हैं, एक शैलो वेल है और एक डीप वेल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आप देखोगे तो जो शैलो वेल है उसकी डेप्थ ज़्यादा है और जो डीप वेल है उसकी डेप्थ कम है। लेकिन जो डीप वेल है उस डीप वेल में वाटर टेबल जो है या जो डिस्चार्ज हमें मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो डीप वेल होता है वो कहाँ होता है, परवियस फॉर्मेशन और 2 परवियस फॉर्मेशन। यहाँ देख सकते हो परवियस का मतलब मैंने लास्ट आपको क्वेश्चन में समझाया था। परवियस का मतलब होता है जिससे कि पानी पास हो जाए, या उसका एग्जाम्पल होगा सैंड की लेयर होगी या ग्रेवल की लेयर होगी, जिससे कि पानी पास हो जाता है, वो हमारा कहलाएगा परवियस फॉर्मेशन। 2 परवियस फॉर्मेशन, ठीक है, 2 परवियस फॉर्मेशन में यदि कोई वेल है, दोनों परवियस फॉर्मेशन से वो कनेक्ट हैं, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, डीप वेल कहलाएगा। इसका मतलब यह लेयर भी देख सकते हो, मोटा लेयर होती है, इसका नाम होगा मोटा लेयर। इस लेयर में एक ड्रिल किया जाता है और उस ड्रिल की सहायता से इस परवियस लेयर से भी, मतलब नीचे वाली परवियस लेयर से भी पानी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पानी क्या मिलेगा, यहाँ से डिस्चार्ज आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। किसके कंपेयर में, शैलो वेल के कंपेयर में। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो डीप वेल होता है वहाँ से डिस्चार्ज हमें क्या मिलता है, डिस्चार्ज हमें ज़्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा डी होगा। जो डीप वेल होता है उससे डिस्चार्ज हमें क्या मिलेगा, मोर डिस्चार्ज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सी करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।